दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 10 जनवरी है। यूपी ट्रिपल सी पीटी की परीक्षा बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ विशेष परीक्षाओं के लिए देते हैं, जैसे कि लेखपाल भर्ती हो गई या फिर लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस का इंतज़ार अभ्यर्थी विगत कई वर्षों से कर रहे हैं और उनका मतलब ये है कि अगर पीटी में अच्छे स्कोर आ जाएं तो लोअर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होगी यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये निकल के सामने आ रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा में वो अभ्यर्थी जो केवल लोअर पीसीएस के लिए ही पेट दे रहे हैं या किसी अन्य खास परीक्षा के लिए ही पीटी परीक्षा दे रहे हैं, हो सकता है कि उनके अंक उन अंकों तक ना पहुँचें जो कि कट ऑफ के अंतर्गत निर्धारित की जाए। यानी कि हो सकता है कि 1-2 अंक से वो अपनी मनोवांछित जो परीक्षा है या जो उनकी इच्छित परीक्षा है उसको देने से वो चूक जाएं। तो बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि एक कॉमन कट ऑफ की मांग की जा रही थी बहुत लंबे समय से। हालांकि कार्मिक विभाग ने इस मुद्दे को उठाया और यूपी ट्रिपल एस सी के पास 2 जनवरी को एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि जिस प्रकार से यूपी टीटी सीटीईटी आदि परीक्षाएं होती हैं जिसमें एक निश्चित कट ऑफ लगाई जाती है, उसी प्रकार से एक कट ऑफ आप भी तय करिए ताकि उससे बराबर या उससे अधिक अंक पाने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो आगामी सभी परीक्षाओं में जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित होंगी में पार्टिसिपेट कर सकें, मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग कर सकें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर आया उसमें ये बात कही गई है कि फ़िलहाल जिस नियमावली के अंतर्गत यूपी ट्रिपल एस सी ने पीटी की परीक्षा आयोजित की है उसमें कोई एक निश्चित अंक का कॉमन कट ऑफ बताना संभव नहीं है, या यूँ कहिए दूसरे शब्दों में कि कॉमन कट ऑफ से यूपी ट्रिपल एस सी ने मना कर दिया है। उसने कहा है कि जो व्यवस्था लागू है जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लागू रहेगी और ये जो परीक्षा है ये निर्धारित नियमों, शर्तों और विज्ञापित परीक्षा के जो नियम है, योग्यता है, उसके अनुसार किया गया है। यह परीक्षा पूर्णतः समान रूप से समस्त अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा की प्रकृति, पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र, समयावधि तथा मूल्यांकन, ये सब चीज़ें जो हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए समान थी। किसी भी वर्ग अथवा अभ्यर्थी को कोई विशेष छूट अथवा अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। तो इस परीक्षा से संबंधित न्यूनतम अर्हता अंक यानी कि कट ऑफ निर्धारण की प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें विज्ञापन के माध्यम से पूर्व से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित और सार्वजनिक थी। और ये भी कहा कि अगर हमने इसमें कोई बदलाव किया तो अनावश्यक रूप से प्रशासनिक और विधिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। आपने देखा होगा ये बात भी सत्य है कि छोटी छोटी बातों पर याचिकाएं पड़ने लगती हैं और भर्ती जो है वो अटक जाती है। तो फिलहाल दोस्तों ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए यूपी ट्रिपल एस सी ने कोई भी कॉमन कट ऑफ देने से मना कर दिया है और ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं कि वर्तमान नियमावली में विद्यमान नहीं है कि कोई भी कॉमन कट ऑफ हम डिक्लेयर कर सकें। तो इन मांगों पर विचार किया जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों यानी कि अब यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में जो परिणाम आया है, तो जैसा कि आपने देखा था पिछली बार जब मुख्य सेविका के लिए कट ऑफ जारी हुई तो 0 के ऊपर जितने भी एस्पिरेंट थे सभी को कंसिडर किया गया। कुछ अन्य भर्तियां भी इसी प्रकार की रहीं, जबकि कुछ भर्तियों में कट ऑफ इतनी ऊपर गई कि अच्छे खासे अंकधारी जो छात्र थे उनके भी सारे शस्त्र फेल हो गए, मतलब वो भी मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाए। तो यही व्यवस्था इस बार भी लागू रहेगी और कम अंक पाने वाले जो एस्पिरेंट हैं खासतौर से लोअर की परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। ये बात वो मान चलें। हो सकता है कि जो 15 गुना है, 35 गुना है, 30 गुना है, ये निर्धारित नहीं रहता है। हो सकता है गुना बढ़ा के मेरिट को गिराया भले जा सकता हो, लेकिन कॉमन कट ऑफ यहाँ पर नहीं होगी। तो मतलब ये दोस्तों कि अब अभ्यर्थियों को मांग ये करनी चाहिए कि जो 40 गुना है या तो 40 गुना किया जाए या तो 50 गुना किया जाए ताकि मैक्सिमम अभ्यर्थी उस कोटे में आ सकें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली में तो काफ़ी बरसात हो रही है और कहीं कहीं पर तो मथुरा में भी शायद तेज़ बारिश हुई है, कई जगहों पर बारिश हो रही है और ठंड बढ़ रही है। एग्जैक्टली क्या है कि इस समय जो पंजाब और पाकिस्तान का सटा हुआ एरिया है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हो गया है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो ठंड है थोड़ी कम हो जाए, लेकिन भैया ये ठंड अस्थायी रूप से कम नहीं होगी। अभी तो ठंड जनवरी भर अच्छी खासी पड़ने वाली है, जैसी ठंड आप महसूस कर रहे हैं।
जूनियर एडिशनल प्रधानाध्यापक भर्ती में अनुमोदन का नया पेज, अभी अर्हता ही तय नहीं, फंसी शिक्षकों की भर्ती। दोस्तों यहाँ पर केवल एक भर्ती की बात हम नहीं करेंगे, कई सारी भर्तियाँ हैं जो कि नियम के अभाव में फंस जाती हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के बारे में, जिसमें 107 पद थे। ये विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था और जब इसकी परीक्षा कराई जाने लगी तो ये पाया गया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए अर्हता निर्धारित की गई है वो यूजीसी के मुताबिक निर्धारित की गई है, जिसमें केवल ये देखा गया था कि परा स्नातक संबंधित विषय में होना चाहिए, जबकि एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि अगर बीएड में ही उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बीएड कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो इस आधार पर दोबारा से आवेदन लिए गए, लेकिन फिर वही मामला कि आवेदन जो थे वो फिर रद्द हो गए और फिलहाल तो अभी जो विज्ञापन संख्या 51 है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के अभ्यर्थियों का क्या होगा, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। तो दो आयोगों के विशेषज्ञ, तमाम विशेषज्ञ कहिए, दो बार विज्ञापन जारी करने के बावजूद अर्हता तक तय नहीं कर सके। कुछ ऐसा ही मामला एलटी ग्रेड की परीक्षा में भी हुआ है कंप्यूटर विषय के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहली बार जब ये परीक्षा हुई थी तो इसमें कंप्यूटर के साथ साथ बीएड को भी अनिवार्य बताया गया था, लेकिन क्या हुआ कि बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो पाए। तो इस बार जब एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें कंप्यूटर की अर्हता जो थी उसको केवल अधिमानी अर्हता माना गया, यानी कि ये नेसेसरी जो है एलिजिबिलिटी में नहीं था। तो इसको लेकर भी मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में ही मामला अभी चल रहा है। अभी आगे ये मामला कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है। हालांकि जो परीक्षाएं चल रही हैं एलटी ग्रेड की, उसमें कंप्यूटर विषय के लिए अभी फ़िलहाल परीक्षा के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय की परीक्षा कब करवाई जाएगी। अब क्योंकि ये जो मामला है ये हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कंप्यूटर विषय की परीक्षा एलटी ग्रेड के अंतर्गत कब करवाई जाएगी। और कुछ इसी प्रकार का मामला एडिड जूनियर हाई स्कूल में भी आ गया है। अफसरों ने शासनादेश में इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वित्त विहीन स्कूलों के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बीएसए का अनुमोदन अनिवार्य है। अब अनुमोदन को जरूरी कर दिया गया है तो सैकड़ों अभ्यर्थी इस बात को लेकर खासे परेशान हैं। यदि बीएसए का अनुमोदन अनिवार्य होता है तो प्रधानाध्यापक के पूरे 253 पद ही नहीं भर पाएंगे। तो गलती किसकी है ये विचार जरूर होना चाहिए, किस प्रकार से नियमावली बनाई जाती है और आगे चलकर किस प्रकार से भर्तियां अपने आप फंसना शुरू हो जाती हैं। आरओ की मुख्य परीक्षा दोस्तों 2 और 3 फरवरी को करवाई जाएगी। आयोग ने बीते 12 नवंबर को प्रस्तावित की थी परीक्षा तिथि। तो फिलहाल जो नया संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें 2 और 3 फरवरी को परीक्षा करवाई जाएगी। तो 2 फरवरी को मतलब ज़्यादातर परीक्षाएं हो जाएंगी, 3 पेपर 2 फरवरी को होगा, एक पेपर जो निबंध वाला है वो 3 फरवरी को करवाया जाएगा। तो फिलहाल ये भी कहा गया है कि उप सचिव ने कहा कि अपरिहार्य कारणों की स्थिति में परीक्षा तिथियों में बदलाव भी हो सकता है। फाइनल उत्तर कुंजी और अंक जारी। एसएससी ने सीजीएल 2025 के टियर 1 परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद अब अभ्यर्थियों की फाइनल उत्तर कुंजी और व्यक्तिगत अंक जारी कर दिए हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। विज्ञापन में शामिल करने के लिए सौंपा ज्ञापन। तो प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग पर शुक्रवार को प्राविधिक कला को टीजीटी के नए विज्ञापन में शामिल करने की मांग को लेकर आयोग के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन उप सचिव संजय सिंह को सौंपा। उप सचिव ने आश्वासन दिया कि अगली बैठक में इसे रखा जाएगा। मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चों को उम्मीद है कि जो प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट पास हैं, हो सकता है कि आगामी जो विज्ञापन जारी होने वाला है टीजीटी और पीजीटी का, उसमें उनको मौका मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो नई नियमावली है, तो नियमावली में दोस्तों इस बात का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अब जो अर्हता है वो बदल चुकी है। और 1 फरवरी रविवार को पेश होगा बजट, तो देखेंगे यह 9वां बजट होगा। 28 फरवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को वित्त मंत्री संबोधित करेंगी। 30 जनवरी को आपका आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा और इसी के साथ आपको करंट अफेयर के कुछ हॉट टॉपिक और मिल जाएंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड ने अधिकृत की एनसीईआरटी और अपनी पाठ्यपुस्तकें, डुप्लीकेसी पर जेल। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास रहेगा पाठ्यपुस्तकों की कॉपीराइट। मतलब अब कोई अगर डुप्लीकेसी करता है तो उस पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। और दोस्तों एलटी ग्रेड जैसी प्रयोक्ता, जीडीसी, खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल या फिर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए अगर आप जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
और देखो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अगर आप पहले से तैयारी शुरू कर दें तो आपके पास समय भी पर्याप्त होता है और इस बात की बौखलाहट भी नहीं रहती है कि समय चला जा रहा है, समय नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस ग्रुप से ऐड हो जाइए और अपनी जो तैयारी है उसको आराम से कीजिए, आराम से आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है आधा तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे उनके लिए दोबारा से क्लासेस LT गेट की परीक्षा के बाद स्टार्ट की जाएंगी, तब आप उससे अपनी तैयारी फिर से कर सकते हैं। हालांकि PDF तब तक आपके पास रहेगी, आप चाहें तो उसका उपयोग करके रिवीजन आप कर सकते हैं। कापियों के गलत मूल्यांकन पर दंड का भी हो प्रावधान, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सजेस्ट किया है और ये भी कहा है कि औसत में कितनी कापियाँ लिखी जाती हैं, सिर्फ उतने ही पन्नों की कापी बनाई जाए, पन्नों की बर्बादी को रोका जाए। तो ये अच्छी बात है कि मतलब अत्यधिक जो है बहुत बड़ी संख्या में कापियों को दे देना और जो शिक्षक हैं वो केवल पैसे के लिए कापियाँ जांचें, तो ये अच्छी बात तो नहीं होती है। फिलहाल बात करते हैं असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में 90 से 95% अंक प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों का शैक्षिक रिकॉर्ड बेहद कमज़ोर पाया गया है। मतलब हाई स्कूल इंटर में तो ये फिसड्डी थे, लेकिन जो परीक्षा हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें इनके अंक टॉप क्लास के हैं। 90 से 95% अंक इनके जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं। मतलब इतने प्रश्न इन्होंने सही से हल किए हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो मुख्य कॉन्स्पायरेटर है यानी कि महबूब अली, तो जांच में पता चला कि मॉडरेशन के दौरान महबूब अली ने पत्रों को बाहर निकाला था। उसके पास करीब 500 प्रश्न मौजूद थे, जिनमें से 100 प्रश्न वास्तविक परीक्षा में पूछे गए और यही कारण है कि वह अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल रहा था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे। STF की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सहायक प्रोफेसर बैजनाथ पाल और विनय पाल का मुख्य काम अभ्यर्थियों को महबूब अली से मिलवाना और सौदे को अंतिम रूप देना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी भर्ती में घोटाला शुरू हुआ। 460 कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की होगी जांच। तो मामला है समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्सिंग पर रखे गए 460 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की भी जांच होगी। आपको पता है ना कि अभ्युदय योजना के तहत संचालित अभ्युदय कोचिंग में अयोग्य कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती का मामला सामने आने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। अभी तक मतलब ये माना जा रहा है कि जो भी भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही हैं, अब उनकी दोबारा से जांच होगी, क्योंकि विश्वसनीयता जो है वो डगमगा गई है कोऑर्डिनेटर भर्ती के बाद। यूपी के करीब 2 लाख शिक्षकों में जगी उम्मीद। तो CTET की परीक्षा की तैयारी हालांकि ये टीचर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर इनको TET से राहत मिल सकती है। और हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता और अन्य पदों पर जो भर्ती सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिससे पदों की संख्या 808 है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस पर एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो दोपहर के बाद आपको ये वीडियो मिल पाएगा, आप डिटेल यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पर 9452252260 पर आप हमें मैसेज करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।